छात्रों, बोर्ड की परीक्षा में ये प्रश्न आता है दीर्घोत्तरी में कि गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का उल्लेख कीजिए। जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको गांधी जी ने जो भी आंदोलन चलाया उन सब को आपको लिखना पड़ेगा। जैसे गांधी जी ने 3 आंदोलन चलाया था। नंबर 1 असहयोग आंदोलन 1920 से 1922, फिर दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी, फिर असहयोग आंदोलन 1942 ईस्वी। जब ये पूछा जाए कि गांधी जी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों का उल्लेख कीजिए, तब ये तीनों आंदोलनों को आपको लिखना पड़ता है। अब असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों चलाया? ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि गांधी जी को अंग्रेज़ों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने के लिए विवश होना पड़ा? गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आंदोलन चलाया। क्यों? तो छात्रों, थोड़ा सा संक्षेप में इसके पहले हम कुछ बताना चाह रहे हैं कि ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया था। और अंग्रेज़ जो कब आए, कैसे आए? अंग्रेज़, क्योंकि आप जानते हैं कि एक व्यापारी बन कर के वो भारत में आए थे और वो व्यापार करने लगे थे। व्यापार करने के साथ साथ वे भारत की राजनीतिक सत्ता पर भी उन लोगों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और राजनीतिक जब सत्ता स्थापित कर लिया, ये प्रश्न आता है कि भारत में अंग्रेजी सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था या किसको माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम लिया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव, यानी थोड़ा असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों चलाया अंग्रेज़ों के खिलाफ? तो जो अंग्रेज़ भारत में एक व्यापारी बन कर के आए थे, वे व्यापार करने के साथ साथ भारत की राजनीतिक सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ व्यापारी बन कर के आए थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के तरफ से, और वो व्यापार कर रहे थे और उनका एक गवर्नर जनरल होता था। उसी गवर्नर जनरल के अधीन सारे कर्मचारी कार्य करते थे। रॉबर्ट क्लाइव 1757 ईस्वी की बात है। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। क्लाइव ने सोचा कि भारत की राजनीतिक सत्ता पर अधिकार यदि स्थापित करना ही है तो क्यों ना भारत का उस समय जो सबसे मजबूत राजा है उसी के खिलाफ युद्ध लड़ा जाए। तो उस समय छात्रों 1757 ईस्वी में भारत का जो सबसे शक्तिशाली, जो सबसे धनवान प्रांत गिना जाता था वो था पश्चिम बंगाल। क्लाइव ने सोचा क्यों ना यदि हमको युद्ध ही करना है तो भारत के सबसे मजबूत राजा के खिलाफ युद्ध करें। यदि वो युद्ध में पराजित हो गया तो बाकी के जो कमज़ोर राजा हैं वैसे ही डर जाएंगे, वैसे ही भयभीत हो जाएंगे। तो वो जानता था कि जो पश्चिम बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, नवाब सिराजुद्दौला को सेना के बल पर पराजित नहीं किया जा सकता, उसको षड्यंत्र के तहत ही पराजित किया जा सकता है। तो उसने नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में उसने षड्यंत्र रचा। इतिहासकारों ने लिखा है कि वो प्लासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं था, बल्कि एक षड्यंत्र था जिसमें बंगाल के धनवान सेठों और मिर्जाफर ने मिल करके नवाब सिराजुद्दौला को बेच दिया था। तो प्लासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं था, बल्कि एक षड्यंत्र था। छात्रों, वही क्या षड्यंत्र था ये हम आपको बता रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव जानता था कि नवाब सिराजुद्दौला को सेना के बल पर नहीं पराजित किया जा सकता है, इसलिए उसके खिलाफ में उसके दरबार में उसने षड्यंत्र रचा। उसने षड्यंत्र के तहत नवाब सिराजुद्दौला का जो सबसे छोटा कर्मचारी
उसके दरबार का जो सबसे छोटा कर्मचारी था उससे उसने मित्रता स्थापित कर लिया। और जब उससे मित्रता उसने स्थापित कर लिया तो उसके बाद फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, ऐसे करते 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 वो सबसे टॉप पर चला गया। टॉप पर मतलब नवाब सिराजुद्दौला का जो सबसे प्रधान सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफ़र, वो नीचे से ऊपर तक पहुँचते पहुँचते मीर जाफ़र तक पहुँच गया। और मीर जाफ़र के पास जब वो पहुँच गया तो उसने आभास किया, ये महसूस किया कि यदि मीर जाफ़र हमारे षड्यंत्र में शामिल हो जाता है तो हम नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर सकते हैं। मीर जाफ़र से उसने फिर पूरी मित्रता स्थापित कर लिया। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर जब बीत गया, जब वो दोनों मीर जाफ़र अपनी अतरंग बातें राबर्ट अपनी बात मीर जाफ़र को जब एक दूसरे को आदान प्रदान करने लगे तो एक दिन क्लाइव ने मीर जाफ़र से कहा, ऐसे हंसते हंसते जिससे कि उसको आभास ना होने पाए, वो षड्यंत्र के तहत ही बताया क्लाइव ने मीर जाफ़र से कि मीर जाफ़र, क्या यदि अंग्रेज़ नवाब सिराजुद्दौला से युद्ध करते हैं तो क्या तुम उस युद्ध में हमारी सहायता करोगे? मीर जाफ़र अभी क्लाइव के इस बात का हाँ या ना में वो जवाब देता कि उसके पहले ही क्लाइव ने उसके सामने 2 शर्तें रख दिया। उसने कहा कि यदि इस षड्यंत्र में, इस युद्ध में यदि तुम हमारा साथ दे दोगे, हमारा साथ से मतलब अंग्रेज़ों का, यदि हमारा साथ तुम दोगे तो इसके बदले में तुमको 2 चीज़ें दी जाएगी। उसने कहा कि 2 चीज़ क्या था? तो उसने कहा कि धन और पद। धन और पद उसने क्या कहा? उसने कहा कि यदि नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध होता है और उस युद्ध में अंग्रेज़ यदि विजयी हो जाते हैं तो तुमको नवाब बंगाल में नवाब के पद पर बैठा दिया जाए। और उसके बाद पद विशाल धनराशि उपहार स्वरूप में दी जाएगी। विशाल धनराशि उपहार स्वरूप में जिसकी कि इतिहासकारों ने कोई गणना, कोई उल्लेख नहीं किया, यानी विशाल धनराशि उपहार स्वरूप में दी जाएगी। मीर जाफ़र उसके षड्यंत्र में शामिल हो गया, यानी धन और पद के लालच में आकर के उसके षड्यंत्र में वो शामिल हो गया। जब रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफ़र को अपने षड्यंत्र के तहत अपनी तरफ मिला लिया और वो जब पूरा आश्वस्त हो गया कि अब हम नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर सकते हैं, तब वो नवाब सिराजुद्दौला के ऊपर आक्रमण करने के लिए बहाना ढूंढने लगा। जब उसको कोई बहाना नहीं मिल रहा था तो उसने झूठा नवाब सिराजुद्दौला के ऊपर झूठा आरोप लगाया कि नवाब अंग्रेज़ों के खिलाफ फ्रांसीसियों की सहायता कर रहा है। यद्यपि नवाब सिराजुद्दौला ने इस झूठे अफवाह का खंडन किया, लेकिन उसके खंडन करने के बावजूद भी 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने नवाब सिराजुद्दौला के ऊपर आक्रमण कर दिया। यानी 23 जून को दोनों ओर की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आकर के प्लासी नामक स्थान पर खड़ी हो गई और 23 जून को सुबह 7 बजे रॉबर्ट क्लाइव जो था वो नवाब सिराजुद्दौला की सेना के ऊपर आक्रमण कर और संधि की शर्त के अनुसार मीर जाफ़र अपनी सेना को लेकर के युद्ध क्षेत्र में एक तरफ खड़ा रहा। जब इस बात की सूचना नवाब सिराजुद्दौला को मिली कि इस युद्ध क्षेत्र में उसके बड़े बड़े सेना नायक भाग नहीं ले रहे हैं तो सुन करके घबरा गया और वो युद्ध क्षेत्र छोड़ करके भागने का प्रयास किया।
लेकिन मिर्ज़ाफ़र के पुत्र मीर ने उसका पीछा करके उसको मुर्शिदाबाद में पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसकी हत्या कर दी। और इस तरह से प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ विजयी हुए, यानी 1757 ईस्वी में। और बंगाल पर अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया 1757 ईस्वी में। और उसके बाद उसी तरह 1757 में बंगाल पर अधिकार स्थापित किया। उसके बाद बंगाल, फिर बिहार, फिर उड़ीसा, ऐसे करते करते पूरे देश पर उन लोगों ने अपना अधिकार स्थापित किया। 1757 और फिर 1857, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीयों ने जो पहला आंदोलन किया वो था 1857 ईस्वी में। यानी 1757 ईस्वी में जो क्लाइव ने बंगाल में अपना अधिकार स्थापित कर लिया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा ऐसे करते करते पूरे देश पर उन लोगों ने अपना अधिकार कर लिया। और फिर 1857 ईस्वी में भारतीयों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया। 1757 और 1857, यानी ठीक 100 वर्ष। छात्रों, इन 100 वर्षों के शासन काल में अंग्रेज़ों ने भारतीय जनता को, भारतीय राजाओं को, सभी को सभी क्षेत्रों में त्रस्त कर दिया। सभी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र और सैनिक क्षेत्र, यानी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सैनिक सभी क्षेत्रों में अंग्रेज़ों ने भारतीयों को परेशान करके रख दिया। 100 वर्षों के शासनकाल में सैनिकों को भी उन लोगों ने परेशान करके रख दिया। तब ये हुआ कि अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चलाया जाए। तो 1857 ईस्वी में 31 मई को डेट रखा गया कि पूरे भारतवर्ष में एक साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। नाना साहब तीर्थ यात्रा के बहाने वो पूरे देश का भ्रमण किया और वो भ्रमण करते गए और पूरे देश में सभी राज्यों के क्रांतिकारी नेताओं को बताते गए कि 31 मई को पूरे देश में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। लेकिन छात्रों, दुर्भाग्य से यह आंदोलन 31 मई को शुरू न हो करके वो 7 मार्च को ही शुरू हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि जो सैनिक थे, सैनिकों को भी अंग्रेज़ों ने त्रस्त कर दिया था। कैसे किया था? जो अंग्रेज़ थे, ऊंचे पदों पर अंग्रेज़ अपने होते थे और छोटे छोटे पदों पर भारतीयों को रखते थे। जो अच्छे अस्त्र शस्त्र होते थे वे अंग्रेज़ अपने पास रखते थे और जो खराब होता था वो भारतीय सैनिकों को दे देते थे। परेड के मैदान में भारतीय सैनिकों को जो अंग्रेज़ अधिकारी होते थे वो गाली तक दे दिया था। युद्ध के मैदान में जो अंग्रेज़ होते थे वो पीछे खड़े होते थे और भारतीय सैनिकों को आगे खड़े कर देते। इसके बाद भी जो भारतीय सैनिक थे वो सब सहन करके काम कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक अफवाह फैल गई और उस अफवाह को भारतीय सैनिक जो थे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। छात्रों, अफवाह ये उड़ी 1857 की जो तात्कालिक कारण बन गया वो सैनिक ही थे। तात्कालिक कारण ये बन गया, ये अफवाह उड़ गई उस समय 1857 ईस्वी में ये अफवाह फैली कि भारतीय सैनिक जिन कारतूसों का प्रयोग करते हैं, उस समय जो कारतूस होता था, भारतीय सैनिक उसके ऊपरी हिस्से को पहले अपने दांतों से काटते थे और उसके बाद उसको अस्त्र में लोड करते थे और फिर उसको फायर करते थे। उसी बीच ये अफवाह फैल गई
कि भारतीय सैनिक कारतूस के जिस ऊपरी हिस्से को अपने दांतों से काटते हैं, अंग्रेज़ों ने जानबूझ करके उसमें सूअर और गाय की चर्बी मिलाए हुए हैं, जिससे कि उनका धर्म जो है वो नष्ट हो। और फिर इसी अफवाह को जब भारतीय सैनिकों ने सुना, वो चाहे भारतीय हिंदू हो, चाहे मुसलमान सैनिक हो, चाहे हिंदू सैनिक हो, वो दोनों भड़क गए। और फिर 31 मई का वो लोग फिर इंतज़ार नहीं कर पाए और मेरठ में फिर परेड के मैदान में मंगल पांडे नामक एक ब्राह्मण सैनिक ने विद्रोह का बिगुल खड़ा कर दिया। उसी परेड के मैदान में उसने अंग्रेज़ अधिकारी को वहीं पर गोली मार करके हत्या कर दी। और इस तरह से जब हत्या कर दिया, उसको पकड़ लिया गया, फांसी हो गई। और इस जब फांसी हो गई तो इस फांसी की सूचना पूरे मेरठ में फैल गई और वो मेरठ के क्रांतिकारी विद्रोह का झंडा लेकर के दिल्ली के लिए प्रस्थान कर दिया। और ये विद्रोह जब दिल्ली तक पहुंचा तो मेरठ के क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच करके दिल्ली के लाल किले पर अधिकार स्थापित करके बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। और जब मेरठ के क्रांतिकारियों, मेरठ की जनता को, मेरठ की क्रांतिकारियों को ये सूचना मिली कि मेरठ के क्रांतिकारी दिल्ली के लाल किले पर पहुंच करके तिरंगा झंडा फहरा दिया और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया, तो इस बात की सूचना जो भी पाया पूरे उत्तर भारत में, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, यानी जो भी इस समिति में थे, उन सबों ने जो जहाँ पर सुना वो बिगुल का विद्रोह खड़ा कर दिया। और इस तरह से ये 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। लेकिन दुर्भाग्य से छात्रों, ये केवल उत्तर भारत में ही सिमट करके रह गया। बाकी के जो क्षेत्र थे वो इससे अछूता रह गया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग बड़ा दूरदर्शी था, पढ़ा लिखा था, सुलझा व्यक्ति था। उसने बड़े ही धैर्य के साथ जो भारतीयों ने आंदोलन शुरू किया उसको उसने दबा दिया। लेकिन छात्रों, अंग्रेज़ों ने इस 1857 की क्रांति को दबा तो दिया, लेकिन भारतीयों ने अंग्रेज़ों की शक्ति को तौल लिया। उन लोगों ने यह महसूस किया कि यदि सभी भारतीय एक होकर के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े तो अंग्रेज़ों को भारत से भगाया जा सकता है। और तभी से छिटपुट विद्रोह होते रहे, आंदोलन होते रहे। अंग्रेज़ एक प्रांत में दबाते थे, दूसरे प्रांत में शुरू हो जाता था, एक जगह दबाते थे, दूसरी जगह में शुरू हो जाता। और इस तरह से 1857 के विद्रोह के बाद ये अंग्रेज़ जो है बिल्कुल त्रस्त हो गए। अब उसके बाद अंग्रेज़ों ने 1919 ईस्वी में रौलट एक्ट पास किया। अब इस रौलट एक्ट क्या था, अब इसको हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे।